न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव इन दिनों एक ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जो हर मौके पर छलक जाता है। ये दर्द यूपीए सरकार को समर्थन देने की मजबूरी का है। मुलायम सिंह यादव ये मजबूरी पहले भी जता चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने खुलासा किया है कि वो कांग्रेस से चाहकर भी लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कांग्रेस के इरादों से डरते हैं, उस सीबीआई से डरते हैं जिसकी बागडोर केंद्र सरकार के हाथों में है। सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल पर पहले भी बहस होती रही है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जिस तरह से अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे कांग्रेस के नेता मुलायम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, उससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस धमकाकर मुलायम से समर्थन ले रही है। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि आखिर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की मजबूरी की सियासी यारी कब तक चलेगी। कांग्रेस सरकार से लड़ना मामूली बात है। कांग्रेस सरकार से लड़ना मामूली बात है। मुलायम सिंह यादव का दर्द। सरकार के 1000 हाथ होते हैं, जो कुछ भी कर देंगे, हमें जेल में भी डाल देंगे, मुकदमा भी लगा देंगे, सीबीआई भी लगा देंगे। मुलायम सिंह यादव का डर। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का दर्द वाकई बहुत बड़ा है। केंद्र की जो सरकार मुलायम सिंह यादव के समर्थन की बैसाखी लेकर चल रही है, उसके मंत्री नेता जब चाहते हैं उन्हें 4 बात सुना देते हैं और मुलायम सिर्फ मजबूरी में हाथ मलकर रह जाते हैं, क्योंकि समर्थन के बदले बेइज्जत होने के दर्द पर भारी पड़ जाती है उनकी मजबूरी, जिसका जिक्र उन्होंने होली के अगले दिन लिखित बयान में किया था और बुधवार को खुलेआम। कांग्रेस सरकार से लड़ना मामूली बात है। सरकार के 1000 हाथ होते हैं, जो कुछ भी कर देंगे, हमें जेल डाल देंगे, मुकदमा भी लगा देंगे, सीबीआई भी लगा देंगे। कांग्रेस सरकार से लड़ना मामूली बात है। सरकार के 1000 हाथ होते हैं, जो कुछ भी कर देंगे, हमें जेल में भी डाल देंगे, मुकदमा भी लगा देंगे, सीबीआई भी लगा देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुलायम को सीबीआई का इतना डर क्यों है। क्या उनके इसी डर का फायदा उठाकर केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा उन्हें नीचा दिखा रहे हैं और कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी नसीहत दे रहे हैं। हमारा राजनीतिक विश्लेषण है कि ये सिर्फ इटावा के आसपास 4 सीटें जीतेगी। मैं कई बार कह चुकी हूं कि प्रधानमंत्री की शराफत को कमजोरी मत समझिए, ये मत समझिए। उनको अच्छी तरह मालूम है कि कब आंख दिखाना है। बेनी प्रसाद वर्मा अब तक मुलायम के बारे में जो बयानबाजी कर रहे थे उस पर कांग्रेस चुप थी, लेकिन इधर मुलायम ने समर्थन देने की अपनी मजबूरी बताई तो कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी से मुलाकात के बाद बेनी बाबू ने बयान दे दिया कि अगर मुलायम सुलह की मुद्रा में हैं तो उनकी ओर से भी सीज फायर समझा जाए। अब बेनी प्रसाद वर्मा के इस बयान से तो यही लगता है कि वो मुलायम के बारे में जो भी बोल रहे हैं वो उनकी निजी राय भर नहीं थी। वो कांग्रेस के सिपाही की तरह मुलायम के खिलाफ सियासी जंग लड़ रहे थे। पार्लियामेंट का चुनाव भी आ रहा है और हम लोगों को चुनाव लड़ना है, तो जब चुनाव लड़ना है तो जब मैदान में जाएंगे तो मैदान में जाते वक्त मुद्दे तो चाहिए ही। समाजवादी पार्टी अपना अलग लड़ेगी, कांग्रेस अपना अलग लड़ेगी, और पार्टियां अलग लड़ेंगी, तो मैदान में जाने के लिए हथियार पहने करने जाने जरूरी है। कांग्रेस के इस बयान के बाद तो शक की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है कि बेनी प्रसाद वर्मा खास मकसद से मुलायम सिंह के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। ऐसे में ये बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि कांग्रेस के सिपाही बेनी को मिशन मुलायम छिड़ने का हुक्म देने वाला कमांडर कौन है। क्या मुलायम को धमकाकर समर्थन ले रही है कांग्रेस? अगर ऐसा है तो फिर मुलायम कब तक कांग्रेस के साथ निभाते रहेंगे मजबूरी की सियासी यारी। रजत राकेश के साथ खुर्रम निजामी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। तो कांग्रेस समर्थन के लिए क्या मुलायम सिंह यादव को धमका रही है, समाजवादी पार्टी को धमका रही है? बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। स्टूडियो में यहां मेरे साथ मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा, हम मेरे साथ इस चर्चा में रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से पंकज शर्मा जुड़ेंगे, कुछ ही देर में बीजेपी से हमारे साथ मीनाक्षी लेखी रहेंगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। नरेश अग्रवाल जी, आज जो कुछ मुलायम सिंह यादव ने कहा
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, सरकार के कांग्रेस के 1000 हाथ हैं, ये तो जेल में भी डलवा देते हैं। क्या जेल जाने के डर से ये समर्थन देने की मजबूरी चालू है? क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि मुलायम सिंह जी या समाजवादी पार्टी के लोग जेल जाने से डरते हैं। ये तो दिमाग में घुस गया नेताजी के। कम से कम 20-25 बार नरेश अग्रवाल जी, मेरे दिमाग में विभिन्न आंदोलनों में। ये तो नेताजी के दिमाग में, उन्होंने कहा ये। नहीं, एक बात मैं आपसे, जो आपने अभी जैसे कहा कि उस डर से कोई कर रहे हैं, हाँ, इस सरकार को गिराने की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, तो सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं। और ये मान लीजिए कोई ऐसा नहीं, लेकिन नेताजी ने अगर कोई बात कही है तो बात गंभीर जरूर है, कहीं ना कहीं से उनको सूचना जरूर मिली है और कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए कि नेताजी ने जो बात कही आखिर क्यों कही है। और मैं तो कहूंगा ये तो आप सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने की बात कर रहे हैं। नेताजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते हैं, आडवाणी साहब, लोहिया साहब की तारीफ करते हैं। खैर वो मैं उस मसले पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव जिस तरह का दर्द बयां कर रहे हैं, सुनिए नरेश अग्रवाल जी, नेताजी जिस तरह की प्रेस रिलीज जारी करवाते हैं, नेताजी ने आज कहा सरकार के 1000 हाथ होते हैं, आपको उन हाथों से डर लग रहा है क्या? नेताजी ने कहा ये सरकार जेल भिजवा देती है, सीबीआई पीछे लगा देती है। अगर किसी बात का डर नहीं है तो हटिए, छोड़िए, जाने दीजिए, इतनी मजबूरियों में क्यों समर्थन देना? देखिए, पहले मैं आपसे बात कह दूं, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ कर दी, आडवाणी जी कर दी, इसका मतलब नहीं भाजपा के नजदीक पहुंच गए। हाँ। आपको याद होगा अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा माँ कहा था, इंदिरा जी की बहुत तारीफ करी थी। इसका मतलब नहीं था कि कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए और अटल जी के साथ इंदिरा जी हो गए या इंदिरा जी के साथ अटल हो गए। अगर बहुत सी पार्टियां ऐसी जिसमें नेता अच्छा काम करते तो उसको अच्छा ही कहा जाएगा, उसको हम खराब नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम पूरी भाजपा पार्टी की कब तारीफ करते हैं? हमने तो हरदम भाजपा को गलत पार्टी कहा है। तो एक तो पहले ये जो आपने कहा वो मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता था। दूसरा बड़ा साफ कह दूं, हमने समर्थन बाहर से दिया, मुद्दों के आधार पर दिया। कुछ महीनों की सरकार है, चुनाव अक्टूबर में होने जा रहे हैं, कांग्रेस का आंतरिक निर्णय है। तो इन 3-4 महीनों के लिए हम नहीं चाहते हम दोषी सिद्ध हों कि कहा जाए कि हमारी वजह से सरकार गिर गई। अब कांग्रेस को खुद सुने, अगर कांग्रेस को नहीं, अगर आप सरकार गिराना नहीं चाहते तो फिर सितंबर नवंबर की तारीख आपकी तरफ से क्यों आती रहती कि भाई चुनाव सितंबर नवंबर में हो जाएंगे? इस तरह की बात अगर सरकार आप गिरा नहीं रहे तो फिर ये तारीख क्यों बताते हैं आप, महीना क्यों बताते हैं? मैं तो ये कांग्रेस का इंटरनल डिसीजन है, इस बारे हम बता रहे हैं। ये अच्छा। कांग्रेस का अंदरूनी फैसला है कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव करेंगे, क्योंकि कांग्रेस उन 5 राज्यों में हारने के बाद पार्लियामेंट। जी चलिए मैं पूछ लेता हूं, पंकज शर्मा मेरे साथ हैं। पंकज जी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का इंटरनल डिसीजन है, ये क्या इंटरनल डिसीजन है? सितंबर नवंबर जो महीना बताया जा रहा है चुनाव के लिए कि भाई चुनाव पहले हो सकते हैं। कांग्रेस का तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जी। कांग्रेस की सरकार तो अपना कार्यकाल पूरा करेगी और 2014 में अप्रैल मई में जब कार्यकाल पूरा होगा तब चुनाव कराएगी। अच्छा एक बात बताइए कि आज जो कोई आंतरिक डिसीजन है जी, पंकज जी एक बात ये बताइए कि नेताजी कौन से कांग्रेस के किस इंटरनल डिसीजन का इनको पता चल गया? जी मैं पूछ लूंगा, अभी लिंक हमारे साथ इनका नहीं है, कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, मैं पूछता हूं अभी। पंकज जी ये बताएं कि नेताजी ने प्रेस रिलीज जारी की पिछले दिनों, आपने पढ़ी होगी, क्या कुछ उन्होंने कहा कि कांग्रेस धमका करके समर्थन लेती है, जो कांग्रेस का साथ होते हैं तब तक ठीक है, धमकी में साथ रहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस का साथ देने वाले उनसे दूर जाते हैं तो वो पीछे सीबीआई लगा देते हैं। आज नेताजी उससे एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि सरकार के 1000 हाथ हैं, कांग्रेस से निपटना आसान नहीं है, मुझे जेल भिजवाया जा सकता है, सीबीआई पीछे लगाई जा सकती है। उधर रेणुका चौधरी का मुझे बयान याद आता है जो कहती हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुप्पी को उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, उन्हें पता है कब किसको और कहां आंख दिखानी है। नहीं समझता कि वो इस तरह की हल्की फुल्की। पंकज जी से भी संपर्क में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। उर्मिलेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि
मुलायम सिंह यादव को सीबीआई का डर है? मुलायम सिंह यादव की चिंता आखिर क्या है? क्यों वो इतने मुखर हो रहे हैं आजकल और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल करती है सरकार उनके खिलाफ जो उसका साथ छोड़कर जाते हैं? देखिए, ये बात जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, मुझे लगता है ये चुनाव से पहले की एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है दोनों तरफ से। कांग्रेस की तरफ से भी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से है। कांग्रेस की तरफ से यह है कि बेनी प्रसाद वर्मा, जो एक समय समाजवादी पार्टी में थे और मुलायम सिंह जी के बहुत ही नजदीकी थे, वो अचानक बहुत सक्रिय हो गए हैं, मुलायम सिंह यादव पर बम्बार्ड कर रहे हैं लगातार और बिलो द बेल्ट भी कर रहे हैं। बिलो द बेल्ट ये कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि बिलो द बेल्ट है और एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह से बोलना वाकई आश्चर्य जगाता है। और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव उसके बाद लगातार कांग्रेस के खिलाफ और सीबीआई के मिसयूज के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सरकार के 1000 हाथ होते हैं, मुझे गिरफ्तार कराया जा सकता है। तो ये बातें मुलायम सिंह जी को बहुत पहले से मालूम है। वो एक देश के बड़े सधे हुए अनुभवी नेता हैं, उनको ये बातें पहले से मालूम है, लेकिन पहले उन्होंने इस तरह की बातें नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि अब चुनाव का मौसम नजदीक है, चुनाव जब कभी हो, 2013 में हो, 2014 में हो, जब कभी हो, लेकिन ये दोनों को यानी कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां इतनी सारी सीटें हैं देश की, उसमें अपनी गोटियों को बिठाने के लिए कोई न कोई मुद्दा तलाशना होगा। और ऐसे में मुझे लगता है ये दोनों की जो आक्रामक एक तेवर दोनों के जो दिखाई दे रहे हैं, वो चुनाव से प्रेरित है, चुनाव की दलबंदी की भूमिका बन रही है। लेकिन अनिल शर्मा जी, मुलायम सिंह यादव के तेवर आक्रामक कहां हैं? वो तो बेचारे बनते जा रहे हैं। अगर ये चुनावी स्टंट है तो ये तो उन्हें कमजोर कर देगा, क्योंकि मैसेज ये जा रहा है कि आपने ऐसा क्या किया है जो आप जेल जाने से डर रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया है जो आप सीबीआई से डर रहे हैं, आपके पास ऐसी क्या मजबूरी है जो आप सरकार के साथ बने हुए हैं, सरकार को ही आप खरी खोटी सुनाते हुए? देखिए, सीबीआई पर जो कुछ भी नेताजी कह रहे हैं या जो भी इस तरह की बहस चल रही है, वो थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि सीबीआई का दुरुपयोग होता है और सीबीआई कांग्रेस के हाथ में या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एक टूल है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहती रहती हैं। लेकिन जब अपने राज्य में कोई घटना होती है तो फिर सीबीआई को जांच करने को कहती हैं। तो ये जो बात आप देख रहे हैं या जिसको आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये एक पॉस्चरिंग है, ये केवल अपनी पोजीशन बनाने वाली बात है। इसका हकीकत से कोई लेना देना है ऐसा मैं नहीं मानता। सीबीआई भी कोई भी केस अगर करती है, मान लीजिए नेताजी पे भी करती है, तो जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होगा या कोई बात नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। केवल एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में सीबीआई सामने आएगी, जी ये संभव नहीं है। नहीं संभव, ठीक है। नरेश अग्रवाल जी, अगर आप सांप्रदायिक ताकतों को सरकार से दूर रखने के लिए समर्थन मजबूरी में सरकार को दे रहे हैं, तो नेताजी ये बार बार क्यों नहीं कहते कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना हमारा मकसद है? उनकी इस बात का क्या मतलब निकाला जाए कि सरकार के 1000 हाथ होते हैं, कांग्रेस से टक्कर लेना आसान बात नहीं है, ये किसी को भी जेल भिजवा देते हैं, सीबीआई पीछे लगवा देते हैं, ये तो दर्द उनका झलक रहा है। अगर हम उर्मिलेश जी की बात को मान लें कि चुनावी स्टंट है, तो ये तो उन्हें कमजोर बना रहा है। ये किसी को भी जेल भिजवा देते हैं, सीबीआई पीछे लगवा देते हैं, ये तो दर्द उनका झलक रहा है। अगर हम उर्मिलेश जी की बात को मान लें कि चुनावी स्टंट है, तो ये तो उन्हें कमजोर बना रहा है। देखिए अनुराग जी, पहले तो कहते हैं आप इस बहस में कांग्रेस और भाजपा दोनों से सीरियस लोगों को नहीं लाए। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ, पहले मुझे बताते मैं तो आपके पास अच्छा मौका अपनी बात को रखने का, हालांकि मेरे लिए सभी मेहमान बराबर हैं। नहीं, बात रखने का, लेकिन आप कांग्रेस से जो सज्जन जवाब दे रहे हैं, हाँ। मैं जिंदगी भर कांग्रेस में रहा, मैं कांग्रेस में सबको जानता हूँ, हाँ। कि कौन वहां पे किस नहीं है। तो आइंदा कभी भी बुलाइएगा तो सीरियस लोगों को बैठा लिए, तो हम लोग चलिए मुद्दे पर आते हैं, आप अपनी बात कहिए। कांग्रेस से पंकज शर्मा अपनी बात कहेंगे। आप किसी बात पर उनसे असहमत हो तो अपनी असहमति दर्ज करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, मेरे सवाल का जवाब। नहीं, पंकज शर्मा जी कांग्रेस की कोई बात कह ही नहीं सकते, उन्हें बेचारों को मालूम क्या। आप तो अपनी कहिए, कोई बात कहेंगे। पंकज शर्मा बेचारे कांग्रेस में क्या आपसे ज्यादा मालूम, सचिव है नरेश अग्रवाल जी, वो सचिव है, आपसे ज्यादा मालूम। अरे छोड़िए, मुझे कांग्रेस में थे तब भी मुझे कांग्रेस के बारे में आपसे ज्यादा मालूम रहता। अच्छा नहीं, बहस का मुद्दा मेरा ये नहीं है नरेश अग्रवाल जी, मैंने आपसे कुछ पूछा था, उसका जवाब दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, आप बहुत सीरियस, मैं इस बहस से बाहर हो रहा हूँ,
आप अपनी बहस नहीं, वैसे भी आपके पास समय कम था, आप 8:30 तक हमारे साथ थे। नरेश अग्रवाल जी, ये तो आप बिना किसी मुद्दे पर बहस छोड़कर जा रहे हैं। नरेश अग्रवाल जी, पंकज शर्मा उठ चुके हैं, हमारे साथ नहीं है नरेश अग्रवाल जी। वो तो पिछली बार भी उठ गए थे, जब इनके पास कहने को कुछ नहीं होता है तो उठ के चले ही जाते हैं। नहीं, वो तो सरकार से भी उठना चाहते हैं, लेकिन आप धमका रहे हैं उनको। बारे में सवाल तो यही है। कोई किसी को नहीं धमका रहा है, और लोकतंत्र में न कोई किसी को धमका सकता है, न कोई किसी की धमकी में आता है। ये सीबीआई पर उल जलूल आरोप लगाने का फैशन बन गया है। जब कहने को और कुछ नहीं होता है तो सीबीआई के बारे में कहना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा, एफडीआई पर जब बहस हो रही थी दिसंबर के पहले हफ्ते में राज्यसभा में, तो मायावती जी ने भी कहा कि एनडीए की सरकार ने 2004 में उनके खिलाफ सीबीआई लगा दी थी, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि 2004 का चुनाव वो लड़े बीजेपी के साथ, मायावती जी। और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ लगा दी। तो कब कौन क्या कह रहा है, कब मुलायम सिंह जी क्या कहते हैं, कब मायावती जी क्या कहती हैं, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि मुलायम सिंह जी एक जिम्मेदार नेता है। कांग्रेस का लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के बारे में बोला जा रहा है तब तो फिर जवाब आप ही को देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आपको जवाब देने के लिए स्वीकार नहीं किया नरेश अग्रवाल ने और उठ के चले गए बीच बहस में से। वो मुझे स्वीकार करें न करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेश अग्रवाल जी जिन दिनों कांग्रेस में थे तब भी मैं एक पत्रकार के नाते कांग्रेस के बारे में उनसे ज्यादा जानता था, इसलिए मुझे नरेश अग्रवाल जी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है। अब आप उनसे पहले पूछ लिया करिए कि कहां से किसको पहले से पता था, गंभीर मानते हैं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि आप नरेश अग्रवाल जी को कितना गंभीर मानता है, ये भी एक मुद्दा है। नहीं पंकज जी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि सवाल तो मैंने पूछा था नरेश अग्रवाल से, वो आपका हवाला देकर उठकर क्यों चले गए? क्या सवाल का जवाब देने से बच रहे थे? अब ये तो वो जाने क्यों चले गए जी। उनकी गंभीरता कितनी है, ये तो उनका जो राजनीतिक इतिहास है वो बता रहा है। पूरे जीवन में वो कब कहां रहे। हाँ, नहीं चलिए, व्यक्तिगत आरोप छोड़ देते हैं, अभी इस बहस का मुद्दा ये नहीं है। उर्मिलेश, आपने देखा सवाल सीधा सा नरेश अग्रवाल से पूछा गया, समाजवादी पार्टी से पूछा गया, लेकिन ये जो दर्द है ये कहीं ना कहीं झलक रहा है। नरेश अग्रवाल पंकज शर्मा के नाम पर उठकर चले जाएं, ये समझ में आता है कि क्यों जा रहे हैं। दिक्कत पंकज शर्मा से नहीं है, दिक्कत उनको सवाल से है, दिक्कत उन तीखे सवालों से जिसका जवाब वो नहीं देना चाहते। कभी कभी नेताजी की वाणी से वो दर्द सामने आ जाता है। नहीं, मुझे भी आश्चर्य हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अगर आप किसी चैनल पे या किसी सेमिनार में, किसी सिंपोजियम में जाते हैं तो एक पॉलिटिकल विमर्श होता है, एक डिस्कोर्स होता है, एक बहस होती है, उसमें अपनी बात को रखना चाहिए। आप गलत किसी चीज को मानते हैं, गलत कहिए, सही मानते हैं, सही कहिए, या आप अलग विचार रखें। लेकिन आप पंकज शर्मा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, आप उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, आप कहिए कि मैं आपकी बात मैंने कहा था कि आप असहमत हैं, तो असहमति दर्ज ये मुझे लगता है कि बहस से जो अलग होना या ये बहुत वो बड़े महत्वपूर्ण राजनेता हैं अपनी पार्टी के, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बड़े सीनियर आदमी हैं, कई राजनीतिक दलों में वो रह चुके हैं, ये बात सही है, और उनका बड़ा विशद अनुभव है, हम लोगों का कम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहस को मीनिंगफुल ढंग से करने के लिए जरूरी है कि उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। रही बात आपके सवाल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अब मैं असल मुद्दे पर आऊंगा कि जो सीबीआई का प्रश्न है जिसको कह रहे हैं बार बार, ये सीबीआई का प्रश्न तो बहुत पहले से है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा था पहले भी कि ये अचानक जो तेज हुई हैं चीजें दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक तरफ अटैक, दूसरी तरफ से जवाबी, तो ये सब तो बहुत पहले से थी। तो क्या नई चीज है? नई लेकिन चुनाव की तैयारी, ये आजकल बढ़ गया, ये आजकल बढ़ गया। आपने बेनी बाबू को देखा। अनुराग, जहां तक कमजोर होने का प्रश्न है मुलायम सिंह को, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि उनको ये मालूम है कि इस तरह का माहौल बनाने से जो उनका राजनीतिक आधार है, उनका जो सामाजिक आधार है, उसमें शायद जो एक सरकार के कामकाज को लेकर जो असंतोष है, शायद उससे एक लोकप्रियता बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी, अपनी ताकत को फिर से बटोरने में मदद मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात, इस सरकार से उनके जो रिश्तों की कहानी है वो देखिए, आप पिछली बार भी देखिए, यूएनपीए नाम का एक फ्रंट बना था। यूएनपीए में चौटाला साहब थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, नायडू साहब थे और मुलायम सिंह जी थे। असम गण परिषद थी। उस वक्त भी लगातार इस सरकार से उनकी नाराजगी और समर्थन का खेल चला, और अचानक न्यूक्लियर डील पर
ऑल ऑफ सडन सब कुछ बदल गया और कहा गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जो बात हुई है उसके मुतालिक हम अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं और तो कुल मिलाकर समर्थन दिया। आपको याद होगा समर्थन देने के तत्काल बाद अमर सिंह ने कुछ ही दिन बाद कहा कि हमने इस सरकार को बचाया है लेकिन ये सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, ये सरकार हमारी कुछ नहीं सुनती है। तो इस सरकार से समाजवादी पार्टी के रिश्तों की जो अगर कहानी देखें पिछले कुछ सालों की तो बड़ी विचित्र है। कभी सरकार को लेकर वो कुछ कहती रही है, कभी कुछ कहती रही है। मुझे ऐसा लगता है कुल मिलाकर कि ये दलबंदी है चुनाव को लेकर, इसके अलावा इसको और कुछ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। जहां तक एक प्रश्न एक वाक्य में कहकर कंक्लूड करूंगा कि जो लोग समझते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया वो सीबीआई से नहीं डरते, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं किसी की भी जो मेरा निजी अनुभव है या मैंने जो एक जर्नलिस्ट के रूप में देखा है कि सीबीआई का इस देश में मिसयूज नहीं होता है। सीबीआई का होता है, जमकर होता है और जो सरकार में आता है वो करता है। मैं कतई नहीं मानता कि सीबीआई का मिसयूज नहीं होता है। एनडीए ने भी किया, एनडीए ने किया उस वक्त किया जब वो प्रधानमंत्री थे आदरणीय आडवाणी जी, बड़ा मैं सम्मान करता हूं, उनका बड़े नेता है, लेकिन उन्होंने रायबरेली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में जो उनका मामला वापस किया गया था सीबीआई ने किया था कि उन पर यह षड्यंत्र वाला मामला नहीं बनता। दूसरी बात कि 2003 में मायावती जी ने स्वयं कहा कि उनको एनडीए जो है बीजेपी खासकर उनको ब्लैकमेल कर रही है और ये ताज कॉरिडोर का जो मामला है वो हमको सीबीआई के द्वारा फंसाया जा रहा है इसलिए कि मैं उनके साथ रहूं। वो सरकार से उस समय यूपी की बाहर आ गई थी, तो मिसयूज उस समय भी हुआ था, कांग्रेस ने भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनेक मामले इसके हैं। ये कुल मिलाकर मेरा कहना है। ठीक है। शरद यादव साहब ने भी कुछ कहा। शरद यादव साहब का भरोसा है कि मुलायम साथ छोड़ने वाले नहीं है सरकार का। सुन लेते हैं फिर आते हैं बहस में वापस। शरद जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड अभी यूपी के साथ, क्या लगता है कि यूपीए को समाजवादी पार्टी का कोई अल्टरनेट मिल चुका है क्या? ना समाजवादी पार्टी वो समर्थन करेगी यूपीए का। वो जो मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं वो कई बार ऐसा बोल चुके हैं, वो हाउस के अंदर ही बोलते हैं, लेकिन वो रहेंगे यूपीए के साथ, ये हम जानते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत दिन रहे वो। जी चलिए, हमारे साथ नरेश अग्रवाल साहब तो बीच बहस में उठ गए, लेकिन कमाल अख्तर साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। आप पंचायती राज मंत्री भी हैं। कमाल अख्तर साहब, अभी हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सभी को भरोसा है कि यूपीए का साथ मुलायम सिंह यादव नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के सुर बताते हैं कि ये साथ मजबूरी का है, ये साथ डर का है, ये साथ खौफ का है। ये बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी अपनी नीति और सिद्धांत के तहत राजनीति करती है और हम लोग हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति करते आए हैं और हम लोगों का प्रयास ये रहा है हमेशा से कि देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें। ठीक बात है। अभी नरेश जी से भी मैं यही कह रहा था, देखिए सुनिए कमाल अख्तर साहब, सांप्रदायिकता के खिलाफ मुहिम में सरकार के हजार हाथ से आपको डर क्यों है? सीबीआई से आपको डर क्यों है? जेल जाने से आपको डर क्यों है? आप फिर सीधे कहिए कि हम सरकार के साथ किसी भी कीमत पर इसलिए हैं क्योंकि हमें सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना है। कौन देखिए ऐसा है, जब जो चीज होती है, लालू प्रसाद जी यूपीए के साथ थे, उन्हें जेल भेज दिया गया और जगह जगह पर सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, तो जो आदमी तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, नेताजी जेल जाने के डर से ही तो समर्थन जारी रखे हुए ना सरकार को। सीधी सी बात तो ये हुई ना फिर। नहीं, ऐसा है, नेताजी राजनीति की संघर्ष की राजनीति से निकले हुए। नेताजी एक बार नहीं 1000 बार संघर्ष से जेल गए हुए हैं और नेताजी के बारे में जहां तक जेल का सवाल है तो ये बेबुनियाद बातें हैं कि हम लोग संघर्ष की और नेताजी संघर्ष की राजनीति से निकले हुए। समाजवादियों को जेल से डर नहीं लगता है। नहीं, फिर भी लेकिन नेताजी के चेहरे पर मजबूरी झलक रही है। वो संघर्ष वाला दम्भ नहीं है उनके चेहरे पर, दृढ़ निश्चय नहीं है आजकल उनके चेहरे पर। नहीं, दृढ़ निश्चय की बात नहीं है। जो चीज होती है उसको कहा जाता है। जो कांग्रेस का रवैया है उसको कहा जा रहा है। जो कांग्रेस का तरीका तौर है वो कहा जा रहा है। जी अनिल शर्मा जी, एक तरफ तो डर है आपको सांप्रदायिक ताकतों का, दूसरी तरफ डर है आपको सीबीआई का, तो मतलब ये समझा जाए कि समाजवादी पार्टी सैंडविच बन चुकी है। देखिए, ये जो मिलीजुली सरकारें होती हैं उसमें इस तरह के तनाव होना एक तरह से लाजमी है।
उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लड़ाई है, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुल के एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ते हैं, आखिर मतलब प्रचार भी करते हैं, सब बातें कहते हैं, उनकी ये मजबूरी है कि वो केंद्र में आके एक दूसरे का साथ दें। अब जब वो केंद्र में आके एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ देते वक्त समाजवादी पार्टी को सच पूछा जाए तो सत्ता में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के भी 4 मंत्री होते, सत्ता में कोई हिस्सा होता, तो शायद समाजवादी पार्टी ये सारी बातें न करती। क्योंकि डीएमके का भी अगर आपने देखा हो तो जब तक डीएमके सत्ता में थी तब तक सीबीआई के दुरुपयोग की बात डीएमके ने भी नहीं की थी। तो ये जितनी भी हम विरोधाभासी बातें देखते हैं कि एक तरफ तो समर्थन और दूसरी तरफ आलोचना, इसमें कुछ राजनीतिक हकीकत ऐसी है कि जो सत्ता का शेयर करेगा, शेयर का पार्टनर होगा, वो तो सब सह लेता है, और जो शेयर नहीं करता वो फिर ये सब बातें बोलता है। जी बिल्कुल। पंकज शर्मा जी, क्या ये मजबूरी जिसको हम कह रहे हैं ये धमकी है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि चुनाव अपने सही समय पर होंगे, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि भाई अभी सही वक्त नहीं आया है समर्थन वापसी का, लेकिन वो 100 वजह गिना देते हैं जिसके वजह से समर्थन वापस लिया जाना चाहिए। तो क्या मतलब आप धमका करके उन्हें अपने साथ बनाए रखेंगे? मैंने पहले भी कहा, मुलायम सिंह जी हमारे बहुत ही सम्माननीय सहयोगी हैं। वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है। जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। उनका अपना एक महत्व है। जी। लोकतंत्र में धमकाने की बातें नहीं होती हैं। और कमाल अख्तर साहब बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा कि किसी तरह के दबाव में नहीं, समाजवादी पार्टी तो अपने सिद्धांतों के कारण कांग्रेस की सरकार का साथ दे रही है। लेकिन पंकज जी माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक के पूछ रहा हूं, जब मुलायम सिंह यादव ये बात 2 बार कह चुके हैं कि सरकार धमकाकर समर्थन लेती है, तो सरकार की तरफ से इस बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? नहीं, इस बात की कोई मिसाल नहीं है कि सरकार ने धमकाकर, और खासकर कांग्रेस की सरकार ने कभी भी सीबीआई का दुरुपयोग करके। नेताजी मिसाल बन गए ना उस बात की, नेताजी मिसाल बन गए उस बात की। बने नहीं, कहां बन गए? लिखित में प्रेस रिलीज है साहब, प्रेस रिलीज है पंकज जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सीबीआई लगाती है उन साथियों के पीछे जो कभी कांग्रेस के साथ रहे और साथ छोड़कर चले गए। धमकाकर के समर्थन लेना कांग्रेस को बखूबी आता है, ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। नहीं, ये एक सामान्यीकरण करना अच्छी बात नहीं है। किसी भी संवैधानिक संस्था को इस तरह संदेह के घेरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। हाँ। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या मुलायम सिंह जी ने इस तरह की कोई बात कही है कि कांग्रेस की सरकार ने उनको किसी रूप में धमकाया है? सुनिए मैं आपको सुनवा देता हूं। नेताजी का बयान सुन लीजिए। पंकज जी आता हूं, नेताजी का बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा, सुनिए। कांग्रेस सरकार में मामूली बात है। कांग्रेस को समर्थन जारी रखने पर, यूपीए सरकार को समर्थन जारी रखने पर साफ तौर पर प्रेस रिलीज अब से कुछ दिन पहले जारी करने के बाद नेताजी फिर बोले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के 1000 हाथ होते हैं। सुनिए। कांग्रेस सरकार में मामूली बात है, सरकार के 1000 हाथ होते हैं, जो कुछ भी कर देंगे, हमें जेल में भी डाल देंगे, मुकदमा भी लगा देंगे, सीबीआई भी लगा देंगे। कांग्रेस सरकार में मामूली बात है, सरकार के 1000 हाथ होते हैं, जो कुछ भी कर देंगे, हमें जेल में भी डाल देंगे, मुकदमा भी लगा देंगे, सीबीआई भी लगा देंगे। सुना आपने पंकज जी? हाँ, वो एक सामान्य बात कह रहे हैं कि सरकार के 1000 हाथ होते हैं। हाँ, वो जेल में भी डाल। सुना आपने पंकज जी? हाँ, वो एक सामान्य बात कह रहे हैं कि सरकार के 1000 हाथ होते हैं। हाँ, वो जेल में भी डलवा देती है, मुकदमे भी लगवा देती है। आपको लगता है कांग्रेस से लड़ना आसान बात है? ये भी कहा उन्होंने। नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार ने उनको किसी तरह की धमकी दी है या उनसे ऐसी कोई बात कही है। अब ये एक सामान्य बातचीत जो है, राजनीति में इस तरह की बातचीत लोग करते हैं, इसको एक नया एंगल देना कोई मेरी समझ में कोई ठीक बात नहीं है। जी उर्मिलेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो अपोजिशन के नेता या सरकार को समर्थन देने वाले नेता कहते हैं कि सरकार के 1000 हाथ होते हैं वगैरह वगैरह, तो इस देश में अनेक नेता रहे हैं और अभी भी हैं जो सरकार के हजारों हाथ से नहीं डरते।
अगर आपका दामन साफ है तो आपको सरकार के हजारों हाथ से डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग अभी भी हैं, और पहले तो बहुत सारे थे, खासकर जो इस तरह की पार्टियां रही हैं, जो समाजवादी, लोकदली, जनता दली, इस तरह की पार्टियों में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, वामपंथी दलों में, जो सरकार के लाखों हाथ से, हजारों हाथ से नहीं डरते। लेकिन अगर कोई डर रहा है सरकार के हाथ से या नहीं डर रहा है, ये उसको तय करना है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उसको लगता है कि सीबीआई का मिसयूज होता है, जैसा इस देश का एक बड़ा मानस मानता है कि हां होता है, सीबीआई कई मामलों में सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव ढंग से लोगों को चुना जाता है, दलों को चुना जाता है, जो सरकार में रहता है वो अपने अपने ढंग से करता है। देखिए, ये एक बड़ी बहस है। मैं इसमें न तो ये कहूंगा कि इस बहस को बहुत संकीर्ण दायरे में ले जाया जाए, लेकिन एक बात जरूर समझिए कि जब तक सीबीआई डायरेक्टर के नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आएगी, जो विकसित डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दुनिया के, उसकी तरह इस तरह की एजेंसीज में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में, ये चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि कोई गवर्नर बन जाता है, कोई किसी पद पर चला जाता है, वहां के पद से हटने के बाद तो नेचुरली एक सवाल उठता है। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि आज का जो दौर राजनीति का है, उसमें इस तरह के जो सवाल हैं वो लगातार उठते रहेंगे। जब कोई नाखुश होगा सरकार से तो कहेगा कि सरकार के हजार हाथ होते हैं, और जब खुश होगा तो कुछ नहीं बोलेगा। मैं यही तो कह रहा हूं, मीनाक्षी लेखी भी हमारे साथ बीजेपी से हैं, मैं यही तो कह रहा हूं मीनाक्षी लेखी जी इतनी देर से कि मुलायम सिंह यादव मजबूरी में सरकार के साथ हैं, मजबूरी उनके चेहरे से परिलक्षित होती है, मजबूरी वो लिखित में प्रेस रिलीज करके जारी करते हैं, मजबूरी वो बयान के जरिए बोल देते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। उनकी पार्टी सिर्फ यही कहती है कि आपको इन सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए वो समर्थन जारी रखे हुए हैं सरकार को। मीनाक्षी लेखी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन पंकज शर्मा जी, मैं आपसे फिर जरूर जानना चाहूंगा ये बात। आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जो कुछ कह रहे हैं वो सामान्य बात है, और मिलेश जी ने कहा कि वो अपने लिए चुनाव का माहौल बना रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा भी अपने लिए माहौल बना रहे हैं, और आपने यानी कांग्रेस ने उन्हें मिशन मुलायम पर लगा रखा है इस वक्त? बेनी प्रसाद वर्मा जी जो कुछ कह रहे हैं, पार्टी उसके बारे में स्पष्ट कर चुकी है कि वो उनकी निजी राय है, और उनको ये सुझाव भी दे चुकी है कि थोड़ा अपने बातचीत में मर्यादा का पालन करें। उनको 2014 या 2013 के चुनाव मिशन पे लगाने की जैसी कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन आज ही उन्होंने जनार्दन द्विवेदी से मुलाकात करके ये बात कही है कि अगर उधर से सीज फायर है तो इधर से भी, यानी अगर मुलायम सिंह यादव कुछ बोले तो बेनी बाबू चुप नहीं रहेंगे, हिदायत भले ही आपने दे दी हो। नहीं, तो वो तो बेनी प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी के बीच की बात है ना, ये कोई पार्टी की राय तो नहीं है। नहीं, लेकिन पंकज जी, क्या आपको नहीं लगता कि आमतौर पे देश में न जाने 47 के बाद कितनी सरकारें आई गई हैं, किसी सरकार का कैबिनेट मंत्री सरकार को समर्थन देने वाली एक पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरह की बात कह रहा हो, और उसको कहने का लगातार अधिकार मिल रहा हो, इसके बावजूद कि कहा जा रहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं जो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक सामाजिक वर्ग है, वहां पे कांग्रेस को भी जन समर्थन जुटाना है। कांग्रेस के जन समर्थन के लिए इस तरह के एक बड़बोले राजनेता की जरूरत शायद महसूस हो रही है, क्योंकि और कोई मोबिलाइजेशन का तरीका उभर नहीं सका है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि बेनी बाबू को, बेनी प्रसाद वर्मा को कांग्रेस के एक बड़े तबके की तरफ से, प्रभावकारी तबके की तरफ से, असरदार तबके की तरफ से बाकायदा ये असरदार बनाने की कोशिश की मैंडेट है कि आप ये करो, क्योंकि इसके करने से कांग्रेस को अल्टीमेटली मुलायम को फाइट करना है। कमाल अख्तर से इस सवाल का जवाब चाहूंगा। मुस्लिम माइनॉरिटी को मोबिलाइज करना है कांग्रेस को अपनी तरफ। नरेंद्र मोदी जी अगर आ जाते हैं तो और ज्यादा उसको तेजी से करना होगा। ऐसे में ये दलबंदी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही। कमाल अख्तर जी, आपको लगता है कांग्रेस के इशारे पर बेनी बाबू बोल रहे हैं? नहीं, मुझे आता हूं पंकज जी, आपके पास आता हूं। पंकज जी आता हूं। कमाल अख्तर जी, अनुराग जी, ये पंकज जी का जहां तक ये कहना है कि बेनी प्रसाद वर्मा जी अपनी तरफ से उनका निजी मामला है, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल। एक कैबिनेट मंत्री स्तर का आदमी किसी सरकार में रहते हुए किसी एलआई के खिलाफ इस तरह की अलिंगन बातें करता है,
तो वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से उनको शेयर लिया, इसलिए वो बात कर रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो मुलायम सिंह जी तो बहुत बड़े नेता हैं। अगर मुलायम सिंह जी इशारा कर ले तो बेनी प्रसाद जी को एक मामूली सा कार्यकर्ता उनकी इस हरकत के लिए जवाब दे सकता है कि वो कितने भले और कितने शरीफ आदमी और किस तरह तक उन्होंने किस तरह के वो काम करते हैं, ये सारा सब लोग जानते हैं। लेकिन जहां तक नेताजी का सवाल है, अब ये आपने मजबूरी वाला मामला कहा, हम पिछले 9 साल से समर्थन कांग्रेस पार्टी की सरकार को कर रहे हैं, तो 9 साल से मजबूरी के तहत नहीं या डर के तहत नहीं, बल्कि अपनी नीति और सिद्धांतों के तहत कर रहे हैं। और जहां तक ये सीबीआई का मामला है, ये इसमें कहीं कोई तो राग नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उसका गलत इस्तेमाल करती है। तो आपको डर क्या है? आपको डर क्या है? आपके एलआई थे कल तक। नहीं, हमें किस बात का डर है? हम लोगों को कोई डर नहीं है, लेकिन जो दिखता है उसको आदमी बोलता है। डीएमके कल तक एलआई था तो ठीक था, नहीं था तो अगले दिन सीबीआई स्टनिंग के घर पे जाके छापा मारती है। तो ये ब्लैकमेल की राजनीति नहीं है तो क्या है? अगर कोई आदमी इसको बोलता है तो कौन सा गलत बोलता है? नहीं, लेकिन वहां तो कांग्रेस में उनका ओहदा बढ़ गया साहब, बेनी बाबू का। मुलायम सिंह यादव के लिए उन्होंने कहा कि एक समय मुझे मरवा देते, और उसके बाद से बेनी बाबू की सुरक्षा कड़ी हो गई, Z+ हो गई। देखिए, मुलायम सिंह जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, बेनी जी की कोई औकात नहीं है। सिर्फ मुलायम सिंह जी का शब्दों के चयन में संयम बरतें, अपने कार्यकर्ताओं को। कमाल अख्तर साहब, मैं निवेदन करूंगा, शब्दों के चयन में संयम बरतें, अपने कार्यकर्ताओं को संयम नहीं, मैं बिल्कुल संयम बरत रहा हूं। मैंने ये कहा, नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन में रखते हैं। उनको अगर जवाबदेही के लिए हम लोगों को बता दिया जाए तो हम भी बेनी जी को ऐसा जवाब दे सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अपनी नीति और सिद्धांतों के तहत राजनीति करने वाले लोग हैं, और बेनी जी इतने लेकिन नीति और सिद्धांतों से ज्यादा अब मजबूरी दिखाई दे रही है। कमाल अख्तर साहब, अब मजबूरी दिखाई दे रही है। प्रेस रिलीज आप जितनी बार पढ़ें उतनी बार नेताजी की मजबूरी सामने आती है। आज तो बयान भी आ गया। कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ये सब अलग चीज है। जो चीज दिखता है उसको बोला जाता है। नहीं तो क्या तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में नेताजी ये सब बातें कह रहे हैं? ये समय बताएगा, ये तो जनादेश तय करेगा। 2014 के अंदर जब चुनाव होंगे उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। समाजवादी पार्टी इस देश के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी है। आप पार्लियामेंट के अंदर देखिए, अगर पार्टी अगर इस तरह आगे आने वाले समय नहीं, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कमाल अख्तर साहब के नेताजी एक तरफ कहते हैं कि चुनाव नवंबर में होंगे, दूसरी तरफ कहते हैं, आप कहते हैं कि समय पर चुनाव होंगे, समर्थन हमारा जारी रहेगा क्योंकि धमकी मिली हुई है। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। मीनाक्षी लेखी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है बीजेपी से। नहीं है, मैं आऊंगा। मीनाक्षी लेखी जी जुड़ गई हमारे साथ। मीनाक्षी लेखी जी, मुलायम सिंह यादव आजकल जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, आपको क्या लगता है साफ तौर पर इसके पीछे मजबूरी है या वो अपने लिए माहौल बना रहे हैं? दोनों बातें। मजबूरी ये है कि सीबीआई का खौफ जो है वो सही है, और दूसरी बात ये कि वो अगर कोई अनजाने तरीके से कांग्रेस कुछ उनके साथ करने की कोशिश करती है तो वो कहेंगे, देखिए ये बात तो मैंने फरवरी में कह दी थी, जनवरी में कह दी थी, मार्च में कह दी थी। तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा होगा कि अगर वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाए रखने के लिए कि अगर आप ये करेंगे तो मैं ये जवाब दूंगा, आप ऐसे करेंगे तो मैं वैसे करूंगा। तो ये इनकी आपस की राजनीति है जो चल रही है, और सीबीआई का जहां तक दुरुपयोग की बात है वो होता है और वो होता रहा है। अभी हमने देखा कि सपा और बसपा, ये वो दो ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के बाद केंद्र में उनको समर्थन दे देती हैं। तो वो नूरा कुश्ती जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और केंद्र के लिए कुछ और। जो पॉलिसी वहां के लिए गलत है वो केंद्र में ठीक है। जब एफडीआई होती है तो एक तरीके से चल रहे होते हैं, आखिरी दिन जाके उनको सपोर्ट कराते हैं। तो न्यूक्लियर डील होती है तो भी यही होता है। तो इस तरीके से आप लगातार देखिए कि ये जो दोनों पार्टीज हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा तालमेल बिठाया हुआ है या जबरन बिठाया गया है कि ये कांग्रेस से बाहर नहीं हो सकती। वो इसके पीछे मीनाक्षी लेखी जी वजह बताते हैं, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखना। वो कहते हैं कि वो बीजेपी के हाथ सत्ता नहीं चाहते हैं, इसलिए हर मजबूरी में भी समर्थन जारी रहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो दिखावा है सांप्रदायिक ताकतों का, आप इन तीनों पार्टीज के विषय समझिए।
तीनों पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती हैं। तीनों पार्टियों ने आज तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और क्लेम करते हैं कि ये उनके तरफदार हैं, जबकि जितनी भाजपा रन स्टेट्स है वहां पे जो कंडीशन है वो कहीं बेहतर है। जहां पर इक्वालिटी की बात होती है, किसी एक संप्रदाय की बात नहीं होती। जहां पर वो 9%, कोई 4%, कोई 3%, कहीं पर दलित के नाम पर, कहीं महादलित के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं ईसाई के नाम पर, इस तरीके के ये वोट बैंक क्रिएट करते हैं। और उन वोट बैंक्स की जो सांप्रदायिक असली राजनीति है वो ये कर रहे हैं, क्योंकि कोई यादव की बात कर रहा है, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई कांग्रेस जो है वो कहती है मैं असांप्रदायिक हूं, मैं सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मुस्लिम्स का इस देश में कुछ नहीं हुआ। भैया 60 साल से तुम राज कर रहे थे, कुछ क्यों नहीं हुआ? आपने कभी ये जांचने की कोशिश की कि आपकी पॉलिसीज में क्या कमी थी या आपने साथ लाने के लिए क्या किया? और आपने हिंदुओं का जो स्टेटस था वो कहां कर दिया, या दलित जो हिंदू है उसकी क्या हालत है? तो ये जो राजनीति है कहीं ना कहीं गलत है। और जहां राजनीति विकास की होती है या विकास के मॉडल तय होते हैं, या कहीं किसान की बात होती है, या कहीं महिलाओं की बात होती है, सिवाय इसके कि वहां पर वो किसी संप्रदाय के लिए कुछ खास पॉलिसी बनाने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, कमाल अख्तर साहब बात कर रहे हैं कि सब महिलाओं के लिए एक कानून हो। जी कमाल अख्तर साहब, ये आवाज तो कांग्रेस की तरफ से भी उठी। पिछले दिनों बेनी बाबू ने भी कहा था कि मैं मुलायम सिंह यादव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उनकी राजनीति मैंने बहुत करीब से देखी है, अल्पसंख्यकों को धोखा देते हैं वो। देखिए, अभी मीनाक्षी जी ने कहा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुसलमान के बारे में बात करने का मैं समझता नहीं कोई मतलब बनता है, क्योंकि आज तक जो बेस मुसलमानों के खिलाफ जिस पार्टी की रखी गई है वो मुसलमानों की फैला बहबूदगी की, विकास की बात कर रहा है तो वो है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का और बेनी प्रसाद जी का सवाल है, तो ये सब लोग जानते हैं कि 65 साल की आजादी के बाद से 55 साल तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया ये किसी से ढबी छुपी बात नहीं है। सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ कमीशन हो, या कोई भी मामला हो, आपने कई कमीशन देश के अंदर बनाए, लेकिन कभी भी उन कमीशनों को लागू नहीं किया। उन पे बहस तक, पार्लियामेंट के अंदर बहस तक कराने की कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं हुई। और जहां तक दलितों का मामला है, तो दलितों के बारे में अभी मीनाक्षी जी बोल रही थी, तो दलितों के लिए बुरी हालात के लिए वो मनोवादी व्यवस्था भी जिम्मेदार है, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे। कमाल अख्तर साहब, मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा अनिल शर्मा जी के जब दिल से मिले ही नहीं दिल, तो फिर हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है? अभी साहब कमाल जी, अच्छा मीनाक्षी लेखी जी बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि जिस जातिवाद समाज की ये बात करते हैं, मैं ऐसे मुसलमानों को जानती हूँ, सिर्फ शिया सुन्नी नहीं बल्कि सुन्नियों के अंदर या शियाओं के अंदर कोई सैयद है, कोई जुलाहा है, और जितनी जाति की व्यवस्था वहां खराब है उससे कहीं बेहतर व्यवस्था जो है हिंदुओं में बेहतर हुई है, क्योंकि वहां पर किसी का पैसा, पढ़ाई या रुतबा उसकी स्थिति को बदल सकता है, जबकि मुसलमानों में वो भी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अनिल जी आपसे सवाल पूछ रहा था कि दिल से जब मिले ही नहीं दिल, तो फिर हाथ से। कमाल साहब नहीं जाएंगे उस तरफ, नहीं जाएंगे, बहस का मुद्दा भटक जाएगा, मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं जानती हूँ मैं सैयद और अंसारी, ये आदिकाल जमाने से व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था जानती हूँ। ठीक है अनिल शर्मा जी, वही आदिकाल जमाने से आप व्यवस्था जानते हैं जो सुधार की बात आप कर रहे हैं। कमाल अख्तर साहब मुद्दे पे रहिए, कमाल अख्तर साहब मुद्दे पे रहिए। अनिल शर्मा जी, ये मजबूरी क्या है हाथ से हाथ मिलाने की जब दिल से दिल ही नहीं मिले? ये मजबूरी बड़ी साफ है जी। ये जो मिली जुली सरकारें हैं, जो कोलिशन पॉलिटिक्स जिसकी की बात मुलायम सिंह जी भी कहते हैं, अडवाणी जी भी कहते हैं, ये उसकी मजबूरी है। इसमें जब सत्ता ही केंद्र है, सत्ता के लिए सारी नीतियां, सारे विचार एक ताक में रख करके जब सब लोग एक साथ आते हैं, फिर वो चाहे मुलायम सिंह जी आए, चाहे अडवाणी जी की तारीफ करें या कुछ भी करें, इसमें आप अगर कोई नीति या कोई प्रिंसिपल की बात ढूंढेंगे तो वो आपको मिलेगी नहीं। चाहे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी भी गालियां दें, कितना भी क्रिटिसाइज करें, वापस आके दिल्ली में फिर दोस्ती कर लेंगे। कोई नीति या कोई प्रिंसिपल की बात ढूंढेंगे तो वो आपको मिलेगी नहीं। चाहे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी भी गालियां दें, कितना भी क्रिटिसाइज करें, वापस आके दिल्ली में फिर दोस्ती कर लेंगे। चाहे किसी के साथ कोई भी कैसी भी बात करें, लेकिन एक साथ मिलकर के जब सरकार बनाने की मजबूरी है तो फिर ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। फिर सीबीआई का कभी उपयोग होता है, कभी दुरुपयोग होता है, कभी सीबीआई कानून की बहुत बड़ी
पहरेदार हो जाती है, कभी सीबीआई कानून का दुरुपयोग करती है। जी चलिए, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा पंकज जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई गठबंधन और भ्रष्टाचार अब सरकार के लिए मजबूरी बन गया है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि सरकार को हम मजबूरी में समर्थन दे रहे हैं। ये मजबूरी की यारी कब तक चलती रहेगी, आपको क्या लगता है? गठबंधन की सरकारें एक किस्म की मजबूरी तो है, इसमें कोई दो मत है नहीं। हाँ। जब तक कोई ऐसी स्थिति राजनीति में निर्मित नहीं होती कि स्पष्ट एक तरफ या दूसरी तरफ मतदाता अपना मत जाहिर करे, तब तक ये आज के लोकतंत्र की मजबूरी है। और उसमें जब सरकारें बनती हैं तो उनकी अपनी सीमाएं होती हैं काम करने की, इसमें कोई दो राय है नहीं। यानी मजबूरी की दोस्ती चलती रहेगी, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मजबूरी की दोस्ती चलती रहेगी और दोस्ती में धमकी चलती रहेगी। मतलब मजबूरी नहीं, कोई धमकी नहीं है। ये एक नया कोण जो है जबरदस्ती देने की जो कोशिश हो रही है, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं, इसको नेताजी ने दिया है, 2 बार दिया है। धमकियों का नेताजी ने 2 बार कहा है पंकज जी, नेताजी ने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। नेताजी को नहीं दिया, न मैं नहीं कह रहा कि आपने मुलायम सिंह यादव को धमकाया। पंकज जी, मैं नहीं कह रहा मुलायम सिंह यादव को आपने धमकाया। समाजवादी पार्टी से आपकी कोई धमकी का रिश्ता मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुलायम सिंह यादव ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस धमकी के बल पे समर्थन लेना बखूबी जानती है, कांग्रेस धमकाकर समर्थन लेती है? वो क्यों कह रहे हैं जब आपके साथी हैं बाहर से समर्थन दे रहे हैं? तो मैं नहीं जानता कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये फैशन आया है। जब मायावती जी ने भी कहा था कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने को तैयार नहीं हुई तो मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई लगा दी थी। तो जब कभी राजनीति में इस तरह की बातें आती हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं को, जांच एजेंसियों को इस तरह संदेह के घेरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। ठीक है, मीनाक्षी लेखी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बसपा के खिलाफ, क्योंकि ये जो है फैक्चुअली गलत बयान दिया है, बसपा के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था 2003-2004 ताज कॉरिडोर वाला, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ था। और उस केस में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और तमाम जो भी हुआ था, मैं तो मायावती जी ने जो राज्यसभा में कहा अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में, वो बात कह रहा हूँ। साहब भाई साहब मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी। तो जो ताज कॉरिडोर में कहा है, मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूं। आप मेरे को मेरी बात कहने देंगे? मैं बोलिए मीनाक्षी जी, आप बोलिए मीनाक्षी जी, बोलिए। वही मजबूरी की बात कर रही हूँ। वो 2004 में भाजपा की सरकार खत्म हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो केस दर्ज हुआ था और वो लगातार उसका उपयोग, दुरुपयोग, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, रोकना, इलेक्शन के दौरान क्या करना, इलेक्शन आने वाले तो इन्वेस्टिगेशन तेज हो जाएगी, रुक जाएगी, कोर्ट से फटकार पड़ेगी, वो सब कांग्रेस के दौरान हुआ। और आज भी उसकी जो पेंडेंसी है, उनके भाई के जो कागजात निकले हैं, वो सब उनकी मजबूरी है। और चाहे वो राज्यसभा में बयान दे या कहीं और बयान दे, उसका कारण कुछ नेताजी की क्या मजबूरी लगती है मीनाक्षी जी? मीनाक्षी जी, मुलायम सिंह यादव की क्या मजबूरी लगती है आपको? देखिए, नेताजी डिम्पल यादव को अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो मामला दर्ज था सोर्सेज से अधिक आय होने का, वो उसमें डिम्पल यादव जी को निकाला। लेकिन अखिलेश यादव जब नाबालिग थे तब उनके अकाउंट में पैसे थे और कुछ करोड़ पैसे थे, उसके वो मामला अभी भी पेंडिंग है। और मुलायम सिंह जी के खिलाफ वो मामला पेंडिंग है, उसका अता पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और शायद वही कारण है कि जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है। कमाल अख्तर साहब, मीनाक्षी लेखी जी ने बता दिया मजबूरी की वजह क्या है। डर किस लिए लग रहा है सीबीआई से? जेल जाने से क्यों डर रहे नेताजी? पिछले 9 साल से हम लोग समर्थन कर रहे हैं और जब जो भी जन विरोधी नीतियां कांग्रेस की रही, सरकार के बाहर से हमने कोई अंदर से समर्थन नहीं किया है, कोई स्वार्थ के लिए समर्थन नहीं किया है, लेकिन अपनी नीति, सिद्धांत, अपने कार्यक्रमों के तहत जो हम लोगों ने, जनता का एक कमिटमेंट है कि फासिस्टों को और कम्युनल फोर्सेस को हम लोग हावी नहीं होने देंगे देश के अंदर, उससे कमिटेड होने के बाद हम लोगों ने समर्थन किया है। और ये जो मजबूरी या वो चीज है, ये बेकार और बेकार के बेमतलब की बात है। मल्टी ब्रांड एफडीआई में क्या किया था? जन विरोधी था, जन समर्थक था, देश समर्थक था, राष्ट्रवाद था, क्या था? कमाल साहब,
न्यूक्लियर डील में क्या किया जी न्यूक्लियर डील में तो खैर साथ थे आप, न्यूक्लियर डील के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, उत्तर प्रदेश भर में आप कैंपेन कर रहे थे और उसको साम्राज्यवाद विरोधी एक मोर्चे के तौर पे ले रहे थे और ऑल ऑफ सडन न्यूक्लियर डील पर भी आप समर्थन में आ गए थे, एफडीआई का मामला आ गया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं गलत है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बड़ा अंतर्विरोधी है। आप कह रहे हैं कि हम जन समर्थन नीतियां, राष्ट्रवाद समर्थन नीतियां, तो ये जन समर्थन जिन मुद्दों पर सरकार का विरोध किया उसी पर फिर बाद में आप सरकार के साथ भी आए। नहीं, कुछ कंडीशंस थी, उन कंडीशंस के तहत जब आज न्यूक्लियर डील पे हम लोगों ने समर्थन किया तो देश के साथ देश अनुराग जी, देश के सामने आज सबसे बड़ा संकट है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब तक न्यूक्लियर डील के तहत हम यूरेनियम नहीं लाएंगे तो कैसे देश के लिए हम लोग विकास के लिए आगे बढ़ा सकते हैं? न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद हम लोगों ने कमाल अख्तर साहब, न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कितना निवेश आया है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। और कितनी बिजली पैदा हुई है? और आपको बताऊं जितना निवेश टोटल एफडीआई में आया है भारत में पिछले 5 सालों में, तमाम तरह की एफडीआई में कह रहा हूं, तमाम तरह का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कह रहा हूं, उससे ज्यादा आपके देश के कारपोरेट के पास सरप्लस है, वो लगभग 30 लाख करोड़ है। आप उसका निवेश क्यों नहीं करा रहे हैं? साहब को जवाब देंगे। ये जो अर्थव्यवस्था के बारे में जो जानकारी है आप लोगों की, वो बहुत आधी अधूरी है। कृपया तथ्यों पर जाइए। मैं आप लोगों की बड़ी कद्र करता हूं, आप लोग देश के कर्णधार हैं, देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आप लोगों को बड़ी महान नजरों से देखते हैं, लेकिन आप तथ्यों पर जाइए और कोशिश कीजिए कि देश की गरीब जनता के साथ न्याय हो सके। कमाल साहब, नहीं देखिए, जहां तक ये मजबूरी वाला सवाल आप लोगों ने किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ये मजबूरी वाला वर्ड बेमतलब का वर्ड है। हम लोग तो नेताजी बोल रहे हैं साहब, नीति और सिद्धांत के अगर बेमतलब का है तो मैं माफी चाहूंगा। आप तो अपने ही नेताजी पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि ये नेताजी ने कहा है कि अभी समर्थन वापसी का सही वक्त नहीं आया है। जो दिखता है, जो दिखा सीबीआई का दुरुपयोग, उसके बारे में नेताजी ने कहा। जी अच्छा, उर्मिलेश जी के सवाल का कोई जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने दे चुका हूं जवाब। क्या एफडीआई और न्यूक्लियर डील पर पलट जाने के पीछे कौन सा जन समर्थक और राष्ट्रवाद समर्थक नीतियां थी आपकी, जो देश को बचाने लायक नीतियां थी? नहीं, न्यूक्लियर डील के बारे में हम लोगों ने बताया, देश हित में था, इसलिए हम लोगों ने उसका समर्थन किया। यही अनिल शर्मा जी, यही तो मैंने बहस के शुरू में यही कहा था कि ये सब जो स्टैंड्स हैं जो समाजवादी पार्टी या नेताजी की तरफ से लिए गए, अगर हम ये मान लें कि आज भी नेताजी कुछ बोल रहे हैं तो चुनाव के लिए अपने हक में माहौल बनाने के लिए बोल रहे हैं, ये सही नहीं। तो ये तो उनको कमजोर कर रही है, चाहे न्यूक्लियर डील का मामला हो, चाहे राष्ट्रपति का मुद्दा हो, फिर चाहे एफडीआई का मामला हो। इन पर जो ढुलमुल रवैया या जो ढुलमुल डिसीजंस रहे हैं समाजवादी पार्टी के, इससे तो उन्हें फायदा नहीं नुकसान ज्यादा होगा। मैं आपको एक सही बात, दूसरी बात बताना चाहता हूँ। ये जो यूपीए 2 का कार्यकाल है, ये तो लगभग पूरा होता जा रहा है। सारी जो नेताजी इस समय पोस्चरिंग कर रहे हैं, जो आडवाणी जी की भी तारीफ की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी तारीफ की, ये सब नेताजी अपने विकल्प पूरे रखना चाहते हैं। ठीक है, कांग्रेस के साथ तो जो भी उनका रिश्ता भला यानी जिन ताकतों को वो सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, उनका भी विकल्प वो खुला रखना चाहते हैं। जैसा भी कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता है, खट्टा मीठा, वो तो चल ही रहा है। उसमें कोई सीबीआई से नेताजी को कोई वाकई कोई खतरा लग रहा है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। लेकिन नेताजी ये सब कह के अपना प्रेशर टैक्टिक्स चला रहे हैं ताकि कांग्रेस भी सही रहे, और बीजेपी की तारीफ भी कर रहे हैं ताकि मौका पड़े तो बीजेपी के साथ भी हाथ मिला लिया जाए। तो नेताजी एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह अपने दोनों तरफ की बैटिंग कर रहे हैं, और ये बहस उसका एक प्रमाण ही है कि उनकी बात को बहुत। मीनाक्षी लेखी जी, आपको लगता है कि जैसा अनिल शर्मा बोल रहे हैं कि नेताजी न केवल बैटिंग कर रहे हैं बल्कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी बैटिंग कर रहे हैं, दोनों ही मोर्चे वो संभालने के चक्कर में हैं? मीनाक्षी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
मीनाक्षी लेखी जी से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं स्थापित हो पा रहा है। मीनाक्षी जी से संपर्क टूट गया तो मैं अनिल शर्मा की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हाँ। क्योंकि देखिए ये जो पार्टियां हैं इनका बीजेपी से पहले भी जुड़ाव रहा है, बीजेपी के समर्थन से सरकारें बनी हैं, बीजेपी के साथ सरकारों में हिस्सेदारी हुई है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, बहुत हाल की बात है। तो जाहिर है लोग ऑप्शंस राजनीति में ओपन रखना चाहते हैं, लेकिन ये बात सही है कि मुलायम सिंह जी बीजेपी के 3 पर लगातार उसका विरोध करते रहे, मीनाक्षी लेखी कहते रहे जी, मीनाक्षी लेखी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है का मामला और इस तरह के अयोध्या का मामला, इस पर वो कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये बात सही है। लेकिन बीजेपी से ऑप्शन ओपन रखने की बात इनकी जो है अनिल शर्मा की, इसमें दम है। मीनाक्षी लेखी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है जी। मजबूरी में यारी तो मुलायम सिंह यादव निभा रहे हैं सरकार के साथ, लेकिन यहां पर एक कंक्लूजन ये भी निकल कर के आया कि मुलायम सिंह यादव अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं, उनको गुरेज नहीं होगा आपकी नाव पर भी सवार हो जाए अगर तो। नहीं, इनकी नाव पर नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार नहीं बन रही है, चाहे उनके पास भले संख्या ज्यादा हो, और तीसरे मोर्चे के नाम पर या चौथे मोर्चे के नाम पर कोई अलग हो रहा हो और बीच में प्रधानमंत्री कोई नया टपक पड़े, तो उसमें समर्थन जुटाने का विकल्प खुला रखना चाहते हैं। मीनाक्षी जी जी, 2 नावों की सवारी कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है जी। 2 नावों की सवारी कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव इस वक्त, विकल्प भी वो खुले रखना चाहते हैं और मजबूरी में यूपीए सरकार को समर्थन भी जारी है। मानती हैं आप? देखिए, अगर सीबीआई उनके सिर से, हाँ जी, मैं सीबीआई कह रही हूँ कि अगर उनके सिर से हट जाए तो वो शायद आज यूपीए से अलग खड़े हो जाएं, और यही मजबूरी उनकी है और मजबूरी की राजनीति वो कर रहे हैं। लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर मुलायम सिंह यादव तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो फिर एनडीए के भी कुछ घटक दल टूटकर वहां जाएंगे, इसी विकल्प की बात हो रही है। देखिए, तीसरा मोर्चा तो कोई विकल्प है, मैं कह रही हूँ तीसरा मोर्चा कोई विकल्प नहीं है, ख्वाब हो सकता है और ख्वाब देखने का अधिकार सबको है। जी, अगर सीबीआई का डर मुलायम सिंह यादव के जहन से निकल जाए पंकज शर्मा जी, तो वो आज यूपीए का साथ छोड़ दें, बीजेपी का कहना है। इस पूरे प्रक्रिया में सीबीआई का कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना आपसे कि इसको ये कोण देना ही नहीं, हम नहीं दे रहे, फिर मैं आपसे कह रहा हूं समय की कमी है, लेकिन आपको याद दिला दूं 2 बार मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं कि आपका साथ जिसने छोड़ा आपने उसके पीछे सीबीआई छोड़ दी। मैं भी नहीं, मुलायम सिंह जी ने कहीं ये नहीं कहा, और मुलायम सिंह जी ने न ये कहा है कि उनको कोई धमकी मिली है। आप प्रेस रिलीज उनकी ध्यान से पढ़िए, मैं बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की गुंजाइश नहीं महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि ये तो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। नहीं, मुलायम सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो कुछ और बात है। उन्होंने एक सामान्य तौर पर एक बात कही है कि किसी भी सरकार के 1000 हाथ होते हैं वगैरह वगैरह। इसको इस रूप में लेने का कोई मतलब नहीं। जी, चलिए, राजनीति के प्ले ग्राउंड में कौन अपनी कहां पर पोजीशनिंग मजबूत करने की तैयारी में है, क्योंकि यहां पर जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ उर्मिलेश बैठे हुए हैं, अनिल शर्मा जी बैठे हुए, उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, अपने हित में, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक स्टंट भी हो सकता है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें किसको कितना सियासी फायदा और किसको कितना नुकसान है, मजबूरी की यारी कब तक चलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।